हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एलिमेंट। नेशनल इनकम की जर्नी में आज हम सेकंड मेथड को क्रैक करेंगे व्हिच इज इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम लेट्स प्रोसीड। नाउ इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड as well as factor payment method also. Now again, like previous session we discussed, these names can be helpful to you from MCQ point of view. Previous session we also discussed that अलग अलग मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हमें नेशनल इनकम के अलग अलग एग्रीगेट्स मिलते हैं. सो एज ऑफ दैट इनकम मेथड से इफ यू कैलकुलेट नेशनल इनकम आपको जो एग्रीगेट मिलेगा दैट विल बी एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी पे अराइव करने के लिए यू हैव टू कंसीडर three types of factor incomes. The first one is compensation of employees, second one operating surplus, and the third one mixed income. So let's crack one by one all of them. Compensation of employees. If a person is working somewhere under someone as an employee, तो एम्प्लॉयर से उसे जो भी कुछ मिलता है इन फॉर्म ऑफ द कंपनसेशन टू हिज और हर वर्क दैट इज नोन एज compensation of employees. If I am working under someone, मुझे क्या क्या compensation मेरे firm से या मेरे employer से मिलेगा? The first thing I'll be getting of course is either salaries or wages. Next is payment in kind. हर बार मेरा employer मुझे salary के form में पैसे दे जरूरी नहीं. Sometimes it can be something other than cash also. Like companies are providing free accommodation to its employees. Sometimes company provide free transport facility to the employees. Sometimes they do give free medical facilities also to the employees. तो ये सारे are known as payment in kind, जो directly salary के cash के form में नहीं मिलते, but in one or the other way ये आपके salary से मिले हुए पैसों को बचाते हैं. So you will consider payment in kind also while calculating compensation of employees. The third one is pension on retirement. See, I have written on with capital letter. So take care that जो भी employee अगर retire होता है उसको retirement के time पे जो pension मिलता है that will be a part of compensation of employees. Next is employers contribution to social security scheme. Again I have written this ER in capital letters. You may be in question having employers contribution and employees contribution. Employer का contribution मतलब आप जिसके यहाँ पे काम कर रहे हो उसने आपके लिए कुछ contribute किया, that is this employers contribution. एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन आप खुद एज एन एम्प्लॉई आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करते हो वो. सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉईज वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयर्स SSS एंड नॉट एम्प्लॉईज SSS. सो टेक केयर ऑफ दी वर्ड्स. अब आपका एम्प्लॉयर आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए किस किस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू योर PF. आपका एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे एक्यूमुलेट कर रहा है, देन दैट इज योर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सोशल सिक्योरिटी. मे बी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अगेन एम्प्लॉयर. ER आई हैव रिटन इन कैपिटल. आपके बिहाफ पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो इन वन वे और द अदर आपका एम्प्लॉयर आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग COE यू आर सपोज टू टेक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन देके वो आपको कंफ्यूज करेंगे जो आपको नहीं होना. So this is the first type of factor income, compensation of employees. Moving on to the second type, that is operating surplus, which is also known as OS. अब OS maybe the person is not working under someone. वो किसी employer की यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. अगर आप किसी और के अंडर में काम नहीं कर रहे, that doesn't mean
कि आप इकोनॉमी में से इनकम अर्न नहीं कर रहे हो, आप फिर भी इनकम अर्न कर रहे हो। कैसे? विच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही, आपको कोई वेजेस भी नहीं मिल रहे, फिर भी आपकी इनकम कैसे जनरेट होगी? तो यू विल बी हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। मे बी आपकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, मे बी आपके बहुत सारे लैंड्स है, प्लॉट्स है, हाउसेस है, फार्म हाउसेस है जो आपने रेंट पे दे दिए और उससे हर महीने आपको रेंट आता रहता है, देन दैट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। या मे बी आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, बट आपके अंडर में 10 और जने काम कर रहे हैं, यू आर दी एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप में स्किल है तो एंटरप्रेन्योर बन के भी आप इनकम अर्न कर सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। Now what are the incomes that you can earn from property or having the skill of entrepreneurship? अगर आपकी प्रॉपर्टी हुई, लाइक वी डिस्कस, लैंड, प्लॉट्स, फार्म हाउसेस, हाउसेस एंड ऑल, तो आपको उस पर रेंट मिलेगा। इफ यू हैव सम माइन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, आपको उस पर रॉयल्टी मिलेगी। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपने पैसा किसी को यूज करने दिया, तो आप इतने तो अच्छे हो गए नहीं कि पैसा किसी को फ्री में यूज करने दो, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज पैसे वाली प्रॉपर्टी थी, उस पे इंटरेस्ट मिला, तो दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड यू मे हैव प्रॉफिट इफ यू आर एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड रेंट आर 4 things which comes under operating surplus. Now as an entrepreneur आपको जो भी प्रॉफिट मिला उसके 3 पार्ट्स आप कर सकते हो। सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई फर्म चला रहे हो, मे बी इफ दैट फर्म इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, आप आपके कमाए प्रॉफिट में से आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे। आप उसी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट तो गवर्नमेंट भी आपसे छीन लेगी इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, एंड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट यू विल री इन्वेस्ट इन द फर्म, you will retain back in the firm, which will be undistributed profit. So this dividend, corporate tax and undistributed profit are nothing but part of this profit only. Now sometimes क्या होता है, क्वेश्चन में अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट भी देते हैं, इन 3 में से कोई एक चीज भी देते हैं। सपोज योर डिविडेंड इज 10 रुपीज, सपोज यू हैव पेड 10 रुपीज का कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपने अपने लिए 30 रुपीज का रख दिया, सो योर टोटल प्रॉफिट विल बी 50. This 50 is including 10 plus 10 plus 30. तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी देंगे और 10 रुपीज का कॉर्पोरेट टैक्स भी देंगे, 50 का प्रॉफिट, 10 का कॉर्पोरेट टैक्स, बिकॉज दिस 50 इज एन होलसम फिगर जिसमें ये कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर अगेन आप कंफ्यूज नहीं होगे, कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर करोगे। सो टेक केयर ऑफ दिस डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर सब पार्ट्स ऑफ दिस प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट दिया है तो उसको कंसीडर करोगे, इनमें से कोई आइटम अगर साथ में दी है तो यू विल इग्नोर इट। So if you add this 4, you will arrive at operating surplus. What if मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं, I am not an entrepreneur also. That doesn't mean, again, I'm not working under someone also. That doesn't mean मैं कुछ कमा नहीं रही होंगी। आपके घर पे प्लम्बर आता होगा, आपके घर पे वायरमैन भी आता होगा। सपोज गर्मी बहुत है और चलो हम एसी लगवा देते हैं, एसी की फिटिंग के लिए जो आएगा वो आराम से एसी फिट करेगा, 500 रुपए लेके जाएगा। घर में आपका वाटर टैप बिगड़ गया है, प्लम्बर को बुलाओ, कुछ ऐसे ऐसे करके, कुछ ग्लू ग्लू लगा के ही विल से 300 रुपए दो। सो दोज टाइप ऑफ इनकम्स दे विल अर्न इवन इफ दे आर नॉट एम्प्लॉयड अंडर समवन, इवन इफ दे डोंट हैव प्रॉपर्टी, even if they are not entrepreneurs also, but still those wiremen and plumbers and all do earn the income. तो they are actually self-employed. खुद ही ने खुद ही को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, किसी और की एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं।
then income from self-employed person will be known as mixed income. So from the income method viewpoint, to arrive at this NDPFC, you are supposed to add compensation of employees, operating surplus and mixed income to arrive at this as of the income method. Once आप ये फॉर्मूला में इस पे अराइव कर जाओ, फिर आपको नेशनल इनकम का जो भी एग्रीगेट पूछा है क्वेश्चन में, अगेन हमारे चक्र पे बैठ के we will be able to arrive at that method. Hope this formula and items bifurcation is very clear to you. Now moving on further, the precautions that you will take care while calculating national income using income method. The very first one is transfer or unearned income will not be considered while arriving at NDPFC under this income method. ट्रांसफर इनकम या अनअर्न्ड इनकम किसको बोलेंगे? वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन ऑल्सो. जो वन वे ट्रांसफर होती है, आपको तो मिल गई, उसके बदले में आपने इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया. दोज इनकम्स आर ट्रांसफर्ड इनकम्स, या दोज इनकम्स आर नोन एज अनअर्न्ड इनकम्स. You can have transfer or unearned incomes as old age pension. See here, what we discussed was pension on retirement. This is one thing and old age pension is another thing. Pension on retirement आप COE calculate करते टाइम ध्यान में लोगे, but old age pension ध्यान में नहीं लोगे. Then gifts from employer. आपका employer अगर दिवाली में आपको ड्रेस देता है या स्वीट्स देता है या मे बी सिल्वर कॉइन देता है, तो दैट इज गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर. बिकॉज दिवाली था, उससे खुश होके एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिया, उसके बदले ने एम्प्लॉयज ने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, सो दैट इज ऑल्सो अनअर्न्ड इनकम. कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर्स. अगर ऑन जॉब कोई वर्कर इंजर्ड हो गया, ना दैट बेचारा वर्कर बिकॉज इंजर्ड हो गया, he or she won't be able to work for few days. उसको घर पे बैठना पड़ेगा. आपका काम करते करते इंजर्ड हुआ है तो आपको उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा. Then compensation to that injured worker is also unearned income. So these all incomes are examples of transfer or unearned income which you will not consider while arriving at national income. Now you can have these examples also from MCQ viewpoint, that unearned income कौन सी है, so take care of that as well. Next is income tax you won't consider while arriving at national income. हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट का पार्ट देखा था, that was corporate tax. Corporate tax आप ध्यान में लोगे while arriving at NDPFC, but income tax आप ध्यान में नहीं लोगे. मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी दी, वो जो भी सैलरी मुझे मिली उसी में से तो मैंने इनकम टैक्स पे किया होगा. तो मेरी सैलरी मैंने ऑलरेडी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कैलकुलेट कर ली, कंसीडर कर ली. उसी में से जो टैक्स पे किया उसको भी इफ वी विल कंसीडर डबल काउंटिंग हो जाएगा. एंड thus इनकम टैक्स यू विल नॉट कंसीडर व्हाइल अराइविंग एट दिस NDPFC. इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज. IPL चल रही है, चलो हम सट्टा खेलते हैं एंड मुझे सट्टे में बहुत सारा बेनिफिट हुआ. सट्टा खेलना इज एन इलीगल एक्टिविटी एंड thus उससे जो भी प्रॉफिट हुआ दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. मैंने तो सट्टा खेला एंड बाय चांस मुझे प्रॉफिट हो गया. फॉर दैट प्रॉफिट आई नेवर कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग टू द इकोनॉमी एंड thus it won't be considered while calculating national income. Income from lottery. लक अच्छे हैं मेरे बहुत, लॉटरी की टिकट ली और बाई चांस 5 करोड़ रुपीस की लॉटरी लग गई. वो तो लक अच्छे थे इसलिए लगी. 5 करोड़ के बदले में मैंने इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट किया? कुछ भी नहीं किया. सोते सोते लक अच्छे काम कर गए, लॉटरी लग गई. So that income from lottery also will not be considered while calculating national income. Next is interest paid by households on home loan, maybe car loan, maybe loan from friend or loan from employee.
अगर आप किसी भी लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो, then that also will not be considered as a part of national income. इंटरेस्ट किस में से पे करोगे? मुझे मेरी सैलरी मिलेगी उस पे ही तो मैं उसमें से ही तो आई बी पेइंग इंटरेस्ट, बिकॉज सैलरी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेटिंग ओवर हियर अंडर COE. फिर उसमें से जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया, दैट इंटरेस्ट वोंट बी कैलकुलेटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग. सो दीज आर द 5 थिंग्स जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे. एंड इम्प्यूटेड रेंट हमने प्रीवियस वाले मेथड में भी देखा, भले आप अज्यूम करते हो कि इतना मिला नहीं, बट फिर भी इम्प्यूटेड रेंट जिस भी मेथड में दिया है उस मेथड में टू अराइव एट नेशनल इनकम कंसीडर होगा. एंड commission on sale or purchase of second hand items, that also we did last session में भी, कि अगर कोई एजेंट व्हीकल की या घर की परचेज सेल करवाता है एंड दोनों पार्टी से कमीशन अर्न करता है, then that commission will be considered as a part of national income. You can consider that as your MI. So again these precautions sums करते टाइम तो ध्यान में रखोगे ही रखोगे, बट अगर लाइक लास्ट टाइम आपके लक अच्छे हुए तो दिस कैन बी अ 3 मार्कर और अ 4 मार्कर क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी इसमें से सम किस तरह के आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर सपोज टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड NDPFC एंड सर्टेन आइटम्स आर गिवन. लेट्स सी व्हाट ऑल आइटम्स आर गिवन. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड इंटरेस्ट, GST, कॉर्पोरेट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, subsidy, dividend, undistributed profit, net factor income to abroad and mixed income. A total of 10 items are given. हर बार हर एक सम में all given items कहीं ना कहीं फॉर्मूला में यूज हो वो जरूरी नहीं. As of the formula, as of what you are supposed to find, जो भी items यूज होती है उनको लो, नहीं होती इग्नोर मारो. So first we will start with finding or calculating operating surplus. Question number 1 था तो we will put answer 1. Again the question is divided into A and B. So we will first find the answer for A, where we are supposed to find operating surplus. Operating surplus is equals to, here we saw that operating surplus will include 4 things: rent, royalty, interest and profit. या तो हम प्रॉफिट कंसीडर करेंगे या प्रॉफिट के बाइफिकेशंस जो भी दिया है. सो लेट्स सी इनमें से क्या क्या चीज है. रेंट एंड इंटरेस्ट इज गिवन, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस वी हैव कंसीडर्ड दिस. GST नहीं आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं आएगा, सब्सिडी नहीं आएगा, डिविडेंड आएगा. सो वी विल टेक डिविडेंड ऑल्सो प्लस we will have undistributed profit also as a part of operating surplus. So undistributed profit. Rather than giving profit a wholesome figure, they have given 3 bifurcations of profit. Because तीनों चीज दी और प्रॉफिट नहीं दिया, हमने वो तीनों चीज को कंसीडर किया. Now rent and interest, it is 800 rupees plus corporate tax is 460 plus dividend is 940 plus undistributed profit 300, which equals to 60 and 40, 100 plus 900,000, 1800, 2200 and 2300. So rupees, 22 and 3, 2500. ऑपरेटिंग सरप्लस बोला था, हमने फाइंड किया, सो हाईलाइट द आंसर.
The second they are asking to find NDPFC. So your B part of answer will be NDPFC is equals to. We saw that NDPFC ये तीनों चीजों को ऐड करके मिलेगा. So we will write NDPFC is equals to COE compensation of employees plus OS operating surplus plus MI mixed income. COE डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है 2000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमने अभी फाइंड किया 2500 प्लस MI द लास्ट आइटम 200. So that is equals to rupees 4700. Because this was a part of question, highlight the answer. Now let's crack the second question. It is asking you to calculate rent and these many things are given. GDP, MP, MI, subsidies, interest, profit, compensation of employees, depreciation and GST. हमको पता है कि रेंट हम जब NDPFC में ये तीन चीजों को प्लस करते हैं, रेंट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. Thus हमको पहले तो NDPFC की वैल्यू चाहिए विच इज नॉट गिवन. क्या दिया है? GDP, MP. Now आपको जो भी एग्रीगेट दिया है, इफ यू विल स्टार्ट विद दैट, कहीं ना कहीं आप उस एग्रीगेट पे पहुंच पाओगे जो आपको फाइंड करना है. GDP, MP से कल हमने जो चक्र देखा था, GDP, MP से इफ यू वांट टू अराइव एट NDPMP आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा. अभी भी हमको एज ऑफ दिस फॉर्मूला NDP का MP वाला वेरिएंट नहीं चाहिए, बट हमको NDP का FC वाला वेरिएंट चाहिए. सो मार्केट प्राइस में से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे NDPFC, तो हमको NITB माइनस करना पड़ेगा. So like this, from GDPMP we will be able to arrive at NDPFC. Let's try to crack it. NDPFC will be, because हमको GDPMP दिया है, GDPMP minus depreciation minus NIT, and like this we will get NDPFC. GDPMP given is 18,000. So 18,000 minus depreciation is given to you. See, depreciation is 1,000 minus 1,000 depreciation minus. I told you जैसे ही आपको NIT आए, put a bracket, tax minus subsidy, whatever is given. See, subsidy भी आपको दी है, आपको GST दिया है. NIT के लिए हमको indirect taxes चाहिए and GST is indirect tax. So GST minus subsidy you will get NIT. So GST is 2,000 rupees minus subsidy is 250. So minus 250. 18,000 minus 1,000 minus 2,000 minus 250. It will be under the bracket 1,750. A positive figure. अब अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, it will be 18,000 minus 1,000 minus 1,750, and like that you will be able to arrive at 15,250, which is your NDPFC. अब if we start with NDPFC, we know that it is made up of this, this and this. So compensation of employees plus operating surplus plus MI. Compensation of employees directly दिया है. So place it 6,000 plus rent जो हमको find करना है. It is a part of operating surplus. लेट्स सी ऑपरेटिंग सरप्लस का और कोई बाइफिकेशन दिया है कि नहीं.
तो ऑपरेटिंग सरप्लस का यू हैव इंटरेस्ट, यू हैव प्रॉफिट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट करके आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा. सो इंटरेस्ट एटलीस्ट दिया है हमको 800 प्लस प्रॉफिट 975 प्लस रेंट इज मिसिंग. इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा प्लस MI is directly given 7,000. So 7,000. Now NDPFC की भी वैल्यू हम पुट ऑन कर सकते हैं because that is also given. So you can write 15,250 instead of NDPFC. And बाकी हमने सबकी वैल्यूज को पुट ऑन किया. Now let's see how it works. 15,250 is equals to 6,000 plus 7,000, 13,000 plus 800 and 975. It will be 1775 plus rent. रेंट को वहां पे अकेला रहने देते हैं. एंड 15,250 माइनस, ये दोनों पॉजिटिव है, इस साइड लेके जाएंगे तो they'll get negative 14,775 is equals to rent, and therefore rent equals to 15,250 minus 14,775. You will have 475 rupees, and thus we cracked it. रेंट का अमाउंट मिल गया. सो हर बार जरूरी नहीं कि आपको कोई ना कोई एग्रीगेट ही सम के बेसिस पे फाइंड करने का क्वेश्चन है. इट कैन बी पॉसिबल कोई एक एग्रीगेट दिया है एंड फॉर्मूला में हम जिन भी चीजों को यूज कर रहे हैं उनमें से कोई एक थिंग लाइक एज ऑफ दिस सम रेंट मिसिंग था. सो जो भी एग्रीगेट दिया है आप उससे चालू करोगे तो अल्टीमेटली मिसिंग फिगर तक पहुंच जाओगे. And like that you will be able to crack the sum. Now let's crack the third one. Calculate interest. It is almost same like previous one. Previous में आपको rent calculate करना था जो operating surplus का part था. इसमें आपको interest calculate करना है जो भी operating surplus का part है. Let's see what all things are given. Indirect tax, subsidy, profits, depreciation, GDPMP, COE, MI and rent. So आपको GDPMP दिया है. किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए अगर कोई भी नेशनल इनकम का एग्रीगेट दिया है दैट मीन्स हम उससे सम को चालू करेंगे. उस एग्रीगेट से सम को किक स्टार्ट करके वी विल बी एबल टू अल्टीमेटली रीच द गोल. अब GDPMP का हम क्या करेंगे जबकि हमें पता है कि इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस और ऑपरेटिंग सरप्लस का इंटरेस्ट नाम का छोटू सा पार्ट ढूंढने के लिए हमको NDPFC चाहिए जो तो हमको दिया नहीं. हमको क्या दिया है GDPMP. So like previous sum from GDPMP we will first arrive at NDPFC. Again हमारा चक्र काम आएगा. GDPMP में से अगर आप NDPMP पे अराइव करना चाहते हो so you are supposed to deduct depreciation. बट हमको तो फॉर्मूला में NDP का FC वर्जन चाहिए. So NDPMP से if we try to arrive at NDPFC हमको NIT को भी माइनस करना पड़ेगा. And thus like this GDP से we will be able to arrive at NDPFC. So we'll start cracking it. NDPFC is equals to GDPMP minus depreciation minus NIT. GDPMP the value is given. It is 17,500 minus depreciation is also given 700 minus 700 minus
जैसे ही NIT आए, put the bracket. NIT is nothing but indirect tax minus subsidy. So you have indirect tax 1500 minus you have subsidy as 700. So 1500 minus 700, that will be 17,500 minus 700 minus 1500 minus 700, it will be 800. If you open the bracket now, it will be 700 minus 800 and you will have rupees 16,000 as your NDPFC. अब हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूला पे आ जाएंगे. NDPFC इज इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस MI. जब OS के बाइफिकेशंस देखेंगे हमको इंटरेस्ट खुद मिल जाएगा. सो NDPFC इज इक्वल्स टू COE प्लस OS plus MI. COE directly it is given 9,300. So 9,300 plus ऑपरेटिंग सरप्लस के लेट्स सी क्या क्या बाइफिकेशंस दिए है. आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, आपको रेंट दिया है एंड इंटरेस्ट इज मिसिंग. सो ऑपरेटिंग सरप्लस प्रॉफिट इज 1100 प्लस rent is 800 plus interest we are supposed to calculate and MI given is 3,500. हमको NDPFC की भी वैल्यू मिल गई है. So here we can place 16,000 as well. So 16,000 is equals to 9,300 plus 3,500, 12,800 plus this will be 1,900 plus interest. Same like the previous one, interest को यहाँ पे हम छोड़ देंगे, इन दोनों को सामने लेके जाएंगे. So 16,000 minus 14,700, 12,800 plus 1,900, 14,700 उसको सामने की साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी माइनस 14,700. बेचारा इंटरेस्ट अकेला रह गया इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट एंड देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 1,300 एंड वी cracked it. Interest calculate करना था, we were able to calculate. Like this, आप जो भी बुक यूज करते हो उसमें से इनकम मेथड के जितने भी सम्स है ट्राई देम एंड इफ यू फॉलो दिस सिंपल बाइफिकेशन आपको जो भी क्रैक करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू क्रैक इट. So for more such informative sessions, if you have still not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon so that you remain updated with every session. And in the upcoming session, we will be finally winding up with this unit with expenditure method. Until then, stay tuned and goodbye.